उसका नाम है कर्सस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको ये बता दें कि इसका नाम कर्सस हमने क्यों रखा। कर्सस एक लैटिन वर्ड है जिसकी मीनिंग है एनर्जी बूस्टर के, क्योंकि इस सिरप के अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उसके अंदर वो तमाम के तमाम आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी बूस्ट अप करने के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसीलिए इसका नाम हमने कर्सस रखा है। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं और वो क्या क्या काम करते हैं। इसके अंदर पहला इंग्रेडिएंट जो है वो है एसिटाइल एल्कानिटीन। एसिटाइल एल्कानिटीन डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि एल्कानिटीन की 4 टाइप्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर। एल्कानिटीन टेट्रेट, एल्कानिटीन फ्यूमरेट, एसिटाइल एल्कानिटीन और डी एल्कानिटीन। इसमें सबसे सुप्रीम फॉर्म जो होती है वो एसिटाइल एल्कानिटीन की होती है। वो इसीलिए कि ये ब्लड के अंदर ट्रैवल करती है और आपके ब्रेन तक पहुंचती है। बाकी रिमेनिंग तीनों एल्कानिटीन की फॉर्म्स जो हैं वो ब्रेन के अंदर नहीं पहुंचते। सेकेंडली, एसिटाइल एल्कानिटीन का काम क्या होता है ब्रेन के अंदर। अगर एसिटाइल एल्कानिटीन का हम मोड ऑफ एक्शन देखें तो इसका काम होता है फैटी एसिड को एटीपी के अंदर कन्वर्ट करना। एटीपी एनर्जी मॉलिक्यूल है जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है और ब्रेन को सबसे ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है पूरी बॉडी के अंदर। सेकंड इसका इंग्रेडिएंट जो है वो है कोलिन। कोलिन एक रिसेप्टर्स है। सेकेंडली ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉस्फोलिपिड एंजाइम प्रोड्यूस करने का। फॉस्फोलिपिड जो है वो सेल मेम्ब्रेन को बनाता है और ह्यूमन बॉडी के अंदर लातादार सेल हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन से घिरे हुए हैं। तो फॉस्फोलिपिड जितना ज़्यादा होगा सेल मेम्ब्रेन उतनी ज़्यादा डेवलप होगी। सेकेंडली, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी काम हो रहे होते हैं वो कोलिन की बदौलत हो रहे होते हैं। कोलिन एक रिसेप्टर्स भी है जो कि ब्रेन के मैसेजेस को पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करता है। इसके अलावा कोलिन जो है नर्व जनरेटर का काम भी करता है, न्यू नर्व्स जनरेट करता है, जो ओल्ड नर्व्स हो जाती हैं उनको रिपेयर करता है। तीसरा इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है वो है एल्टोरिन। टोरिन पूरी बॉडी के अंदर एनर्जी बूस्टर का काम करता है। इसकी एग्जांपल आप इस तरह ले सकते हैं कि एक कोल्ड ड्रिंक आती है ड्यू के नाम से, उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा टोरिन मौजूद है जिसको आप पीते ही आपको एनर्जी फील होती है, इसीलिए उसके जितने भी ऐड और जितने भी उसकी पब्लिसिटी है वो हम एनर्जी बूस्टर के तौर पर करते हैं, इसीलिए इसके अंदर हमने एल्टोरिन को ऐड किया। चौथा इंग्रेडिएंट है ओमेगा 3। ओमेगा 3 फैटी एसिड है जिसके हम अगर लेमेन के अंदर समझना चाहें तो इस तरह समझ सकते हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल को बनाता है। अब कोलेस्ट्रॉल तो आपने सुना होगा कि यार हार्मफुल है आपकी बॉडी के लिए और नुकसान देता है आपकी बॉडी को। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि 2 तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं आपकी बॉडी में। एक HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। सेकंड जो कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म है वो है LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये बैड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। रीज़न ये है कि जो बैड क्वालिटी लाइपोप्रोटीन है या कोलेस्ट्रॉल है वो आपकी वेन्स के अंदर क्लॉट फॉर्म करता है और क्लॉट फॉर्म करने के बाद आपके जो आर्टरीज़ हैं, जो उसका इनर पार्ट है जिसको ल्यूमेन कहते हैं, उसके एरिए को नैरो कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड का फ्लो इतना ज़्यादा नहीं रहता, तो ब्लड की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, ब्लड का एक्सेस कम हो जाता है। इसके अलावा जो इसके अंदर 5th पार्ट है वो है फोलिक एसिड का। फोलिक एसिड वाइटल रोल प्ले करता है नर्व जनरेशन के अंदर, न्यूरल हेल्थ के अंदर, एंड जितने भी नर्वस सिस्टम हमारी ऑल ओवर द बॉडी काम कर रहा है वो उसके अंदर वाइटल रोल प्ले कर रहा होता है। जो लास्ट इसके अंदर इंग्रेडिएंट है वो है जिंको बायोलोबा।
अब जिंको बाइलोबा क्या करता है? जिंको बाइलोबा आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी को बढ़ा देता है। इसका मतलब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को ब्लड के अंदर बढ़ाता है। अब जहाँ जहाँ से ब्लड गुजरेगा वहाँ पे ज़्यादा जब ऑक्सीजन पहुँचेगी तो ऑक्सीजन की सप्लाई की ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे एनर्जी की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। क्योंकि ये बात आप लोग तमाम हज़रात नोट करें कि विदाउट ऑक्सीजन एनर्जी जनरेट नहीं हो सकती। इसके लिए क्रैब साइकिल पूरा का पूरा फॉलो करना पड़ता है। वो इंशाल्लाह किसी दिन हम डिस्कस करेंगे। अब दोबारा ये सेशन हमने स्टार्ट किए हैं तो इंशाल्लाह इसको लेटर ऑन हम लेके चलेंगे, तो फिर उसके अंदर क्रैब साइकिल वगैरह डिस्कस करेंगे। तो ये तो फंक्शन हो गए इन तमाम के तमाम इंग्रेडिएंट्स के। अब सेकंड पार्ट हम आते हैं, हमें किस किस सेगमेंट के अंदर इस प्रोडक्ट को प्रमोट करना है और किस किस सेगमेंट में हमें इस किस किस इंडिकेशन में हमें इन प्रोडक्ट को लेके जाना है। हमारा पहला सेगमेंट है न्यूरोलॉजी साइकेट्री के अंदर हम इसको प्रोडक्ट को लेके जाएंगे। वहाँ पे हम पहली दफ़ा फर्स्ट स्टेज के अंदर तो हम इसको न्यूरल टॉनिक के तौर पे इसको प्रमोट करेंगे। रीज़न क्या होता है कि जितने भी न्यूरो के पास या साइकेट्रिस्ट के पास पेशेंट आते हैं उनका नर्वस सिस्टम वीक होता है, जिसकी वजह से वो तमाम प्रॉब्लम्स के साथ आ रहे होते हैं और वहाँ पे कोई भी न्यूरल टॉनिक लिखा जाता है। तो एज ए न्यूरल टॉनिक ये बेस्ट ऑप्शन है अभी तक। रीज़न ये है कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर अलोन फॉर्म के अंदर एल्कार्डिन मौजूद है, कोलिन मौजूद है, जिंको बाइलोबा मौजूद है। इसमें से 2 प्रोडक्ट तो हमारे पास भी हैं, अमाइनोटेन और रिडन के नाम से। लेकिन अगर हम ये सिरप हम देते हैं तो इसके अंदर तमाम चीज़ों को पूरा करता है। सेकेंडली, अगर हम न्यूरोलॉजी के अंदर इसको सेगमेंट वाइज लेके जाएं तो उसके अंदर पहला सेगमेंट होगा स्ट्रोक का पेशेंट आपको पता है, जिसको हम फालिज भी कहते हैं, वहाँ पे नर्व्स डेड हो जाती हैं ड्यू टू द ब्लड क्लॉट की वजह से। अब जब हम ये प्रोडक्ट यूज़ कराते हैं ऐसे पेशेंट को तो एक तो नर्व जनरेशन के अंदर मददगार साबित होती है। सेकेंडली, इसके अंदर जो एसिटाइल एल्कानिडीन है वो जो क्लॉट जम गए होते हैं आपके ब्रेन के अंदर उसको डाइल्यूट करने में भी बेनिफिशियल प्रूव होते हैं। इसके अलावा अल्जाइमर डिमेंशिया, जिसको लॉस ऑफ मेमोरी कहते हैं या याददाश्त की कमज़ोरी कहते हैं, वो जो कि ओल्ड एज में बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो रीज़न ही उसके पीछे ये होती है कि ऑक्सीजन की सप्लाई या लैक ऑफ एनर्जी ब्रेन के अंदर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ब्रेन की कैपेसिटी वर्किंग कंडीशन में नहीं रहती। तो ऐसे पेशेंट के लिए आइडियली चॉइस है अल्जाइमर के अंदर, डिमेंशिया के अंदर। तीसरी इंडिकेशन इसकी है पार्किंसन डिजीज़। पार्किंसन डिजीज़ हमने देखा है बहुत सारे बुजुर्ग हजरात के हाथों में लर्जा आ जाता है, हाथ हिलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, देखने में तो ये बड़ी कॉमन सी बीमारी है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली इसको थोड़ी देर के लिए सोचें कि आप पानी का गिलास भी नहीं उठा सकते इससे, क्योंकि पानी का गिलास आप उठाएंगे तो वाइब्रेशन की वजह से पानी गिर जाएगा, खाना नहीं खा सकते और बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि आप नहीं कर सकते। तो ऐसे पेशेंट को डॉक्टर्स जो ये माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन कहलाता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर काम ठीक से नहीं कर रहे, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रहे, तो इसके अंदर हम कोक्यूटेन एंजाइम यूज़ करवाते हैं। कोक्यूटेन एंजाइम का काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी प्रोड्यूस करवाना। ठीक है, अब पांचवा इसका सेगमेंट जो होता है वो है एपिलेप्सी या मिर्गी के पेशेंट आपके पास जहाँ पर रिपोर्ट हो रहे होते हैं, वहाँ पे आप देखते हैं कि डॉक्टर की चॉइस या अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन वहाँ पे वॉल्प्रिक एसिड बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है, इंटरनेशनली भी यूज़ हो रहा होता है वॉल्प्रिक एसिड। वॉल्प्रिक एसिड को हम एपीवॉल के नाम से जानते हैं, जो कि डेफस से यूज़ होती है और जब तक पेशेंट हयात है उस वक्त तक यूज़ होती रहती है। ऐसे पेशेंट के अंदर वो डेफिनेटली एपीवॉल अपना काम कर रही होती है नर्वस सिस्टम को मेंटेन करने के साथ साथ, लेकिन उसके साथ उसका एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट भी है। वो साइड इफेक्ट ये है कि वो अमोनिया लेवल को बढ़ाती है आपके ब्लड स्ट्रीम में। अब जब रेगुलरली वो खानी है और लॉन्ग टाइम में खानी है तो अमोनिया लेवल एक टाइम पे इतना हो जाता है कि आपका ब्रेन के अंदर एक रेशियो होता है एरोमेटिक अमाइनो एसिड का और एरोमेटिक अमाइनो एसिड का, जिसको हम फिशर रेशियो कहते हैं, ब्रांच अमीनो एसिड का, वो डिस्टर्ब हो जाता है।
जिसकी वजह से फॉल्स न्यूरोट्रांसमीटर जनरेट होना शुरू होते हैं, जिसकी वजह से आप कोमा में चले जाते हैं। ये तमाम डॉक्टर नोन है। और अगर आप एपीवॉल के लिव इन स्टडी के अंदर देखेंगे तो वो वहाँ पे भी ये चीज़ें मेंशन है कि वहाँ अगर आप एपीवॉल को लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं तो ऐसे पेशेंट को लेटर ऑन कोमा के अंदर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इंटरनेशनल गाइडलाइन के मुताबिक अब ये है कि जो भी लोग वॉल्प्रिक एसिड यूज़ करते हैं उसके अंदर अमोनिया की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए एसिटाइल कार्निटीन को यूज़ किया जाना चाहिए। अब बच्चे से वो शुरू होता है और जाहिर सी बात है बड़े तक यूज़ करता रहेगा, तो अगर वो एसिटाइल कार्निटीन के साथ उसको यूज़ करता रहेगा तो उसके ब्लड के अंदर अमोनिया के लेवल नहीं बढ़ेंगे। सेकेंडली, आपने देखा होगा कि मिर्गी का पेशेंट का आईक्यू लेवल इतना ज़्यादा नहीं होता जितना एक नॉर्मल पेशेंट का होता है। तो ऐसे पेशेंट का जो एसिटाइल कार्निटीन यूज़ करेगा तो ऐसे पेशेंट का आईक्यू लेवल भी बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा। दूसरा इसका मेन सेगमेंट जो है वो है डायबिटीज़। डायबिटीज़ के अंदर हम देखते हैं कि दो मेन फैक्टर्स बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं डॉक्टर के पास। पहला फैक्टर जो है वो है पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़। ठीक है, पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ क्या होता है? उसके अंदर होता ये है कि आपके जो आर्टरीज और जो वेन्स लोअर लिम्ब के अंदर ब्लड को लेके जा रही हैं, यानी कि नाभ से नीचे आपके लेके जा रही हैं ब्लड को, उनके अंदर जैसे मैं पहले भी बताया कि ब्लड के क्लॉट जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो प्रॉपरली नहीं रहता, यानी कि ब्लड जितना रिक्वायर्ड है उतना नहीं पहुंच पाता। अब इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। लाइक आपने देखा होगा डायबिटिक फुट, आपने देखा होगा, ये इसी वजह से होता है क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं है वहाँ पे, ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं है वहाँ पे। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आपने देखा होगा डायबिटिक पेशेंट में बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होता है। प्रीमैच्योर एजुकेशन आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होता है। उसकी रीज़न ही सबसे बड़ी ये होती है कि वहाँ पे ब्लड की सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपरली नहीं है। ऐसे पेशेंट को अगर हम कर्सस यूज़ कराते हैं तो कर्सस की ये ब्यूटी है कि एक तो नर्व जनरेट करेगी, सेकेंडली हमने जैसे बताया आपको कि ऑक्सीजन सप्लाई को एनहांस करेगी। थर्ड थिंग, कार्डिक पेशेंट को डेंजरस जोन में होता है कार्डिक की तरफ डायबिटिक पेशेंट। आपको तमाम पता है कि 80-90% डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं वो कार्डिक की तरफ लाजमी जाते हैं। और डेफिनेटली जब कार्डिक की तरफ जाते हैं तो वो स्टेटिन यूज़ करते हैं, अटोरवास्टेटिन वगैरह यूज़ करते हैं। और अब इंटरनेशनल स्टडीज़ ये आ रही हैं कि जो भी लोग अटोरवास्टेटिन या कोई भी स्टेटिन यूज़ करते हैं वो दिल के अंदर मौजूद Q10 एंजाइम की कंसंट्रेशन को कम कर देता है। अब जब Q10 एंजाइम कम हो जाता है तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो पेशेंट कंजेस्टेड हार्ट फेलियर की तरफ जाएगा। ये स्टडीज़ के अंदर बात प्रूव हो रही है। ठीक है, अब ऐसे पेशेंट को प्रिवेंट करने के लिए अब डॉक्टर्स ऐसे कार्डिक पेशेंट को Q10 एंजाइम भी लिखना शुरू हो गए हैं। तो डेफिनेटली अगर डायबिटिक पेशेंट को हम कर्सस देते हैं तो इसमें Q10 एंजाइम ऑलरेडी मौजूद है, तो उसकी ये रिक्वायरमेंट भी वो फुलफिल कर रहा होता है। तो पहली इंडिकेशन हो गई डायबिटिक पेशेंट के अंदर पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़, जिसको हम पैड के नाम से जानते हैं। सेकंड जो मोस्ट कॉमन डिजीज़ है जिसका पेशेंट कंप्लेन करता है वो है डायबिटिक न्यूरोपैथी। डायरेक्ट न्यूरोपैथी के अंदर होता ये है कि आपके लोअर लिम्ब के अंदर सेंसेशन सी फील हो रही होती है आपको, या फिर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है क्योंकि नर्व्स वीक होती चली जाती हैं, ऑक्सीजन प्रॉपरली मिल नहीं रहा होता। तो जहाँ पे भी न्यूरोपैथी आएगी, डायबिटिक न्यूरोपैथी, वहाँ पे उस कंडीशन के अंदर आइडियली चॉइस है कर्सस, क्योंकि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि नर्व जनरेशन की तरफ जा रहा होता है, सेकेंडली कार्डियक की तरफ जा रहा होता है और ऑक्सीजन सप्लाई को भी इनहांस कर रहा होता है। तीसरा सेगमेंट है पीड्स। पीड्स के अंदर हम जब जाते हैं, अब डेफिनेटली पीड्स के अंदर हमने देखा है पीड्स के अंदर डायबिटिक न्यूरोपैथी का तो होने का सवाल नहीं होता, ना ही कार्डियक का होता है। हाँ, न्यूरो के हवाले से वहाँ पे कुछ क्वायरीज पाई जाती हैं क्योंकि हर पेरेंट्स यही फरमाइश करता है डॉक्टर से कि उसका बच्चा स्कूल गोइंग है या फिर बच्चा है, या एपिलेप्सी मोस्टली बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होता है पीड्स के अंदर, तो वहाँ पे ज़रूरत बन जाता है कर्सस। लेकिन ऐसा पेशेंट जो कि बेबी के अंदर कर्सस यूज़ कर रहा हो, एपिलेप्सी का पेशेंट हो, या इम्यून सिस्टम बूस्ट करने के लिए एसिटाइल कार्निटीन बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही होती है। सेकेंडली डेवलपमेंट के अंदर, बेबी के डेवलपमेंट के अंदर जहाँ पर आपको पता है ग्रोइंग एज में होता है बेबी, तो वहाँ पे आइडियली चॉइस है। रीज़न ये है इसके बिहाफ पे कि ये आपकी बॉडी के अंदर GnRH को इम्प्रूव करता है।
अब GnRH जो कि ग्रोथ हार्मोन कहलाता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी बॉडी को डेवलप करने का और आपके बच्चे को बड़ा करने का, तमाम ऑर्गन्स को डेवलप करने का, जितना ज़्यादा GnRH होगा उतना ज़्यादा आपकी बेबी हेल्दी भी होगा और डेवलपमेंट उसकी बेहतर होगी। सेकेंडली, उसका न्यूरल हेल्थ बेहतरीन रहेगा। न्यूरल हेल्थ बेहतरीन रहेगा मीन उसके नर्व फंक्शन सही से काम कर रहे होंगे। एपिलेप्सी के पेशेंट की बात नहीं कर रहा मैं, एपिलेप्सी में तो आपको पता है वॉल्प्रिक एसिड के अगेंस्ट ही देना होता है। उसके नर्व फंक्शन बिल्कुल ठीक काम कर रहे होंगे। सेकेंड, अगर कोई बीमारी के साथ वो पेशेंट बच्चा रिपोर्ट हो रहा है आपके पास, तो उसकी रिकवरी में बड़े हेल्पफुल होगा। लाइक नमूनिया का पेशेंट है या फिर कंजेस्टेड हार्ट फेलियर का पेशेंट है, वैसे अल्लाह ना करे ऐसे पेशेंट बहुत कम होते हैं पीड्स के अंदर कंजेस्टेड हार्ट फेलियर के, लेकिन होते हैं। तो ऐसे पेशेंट जिनका हार्ट वीक है या फिर लो बर्थ वेट के साथ पैदा हुए हैं वो बच्चे, तो ऐसे स्टडीज़ ये कहती हैं कि उनके पेशेंट बच्चों का हार्ट और ब्रेन वीक हो साइड के ऊपर होता है, तो ऐसे बच्चों के लिए आइडियली चॉइस है कर्सस। सबसे लास्ट सेगमेंट जो है हमारे पास वो है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी के अंदर हम ऑलरेडी आपको पता है कि इन्हीं इंग्रेडिएंट के साथ ही विद द नेम ऑफ इरियोन हम डील कर रहे हैं। तो ओलिगोस्पर्मिया, एस्थेनोस्पर्मिया, टेरेटोजोस्पर्मिया ऐसे पेशेंट के लिए ऐसे पेशेंट जो कि साशे अवॉइड करते हैं, पीने में थोड़ा सा इशू होता है, या फिर कैप्सूल अवॉइड करते हैं, प्रॉक्सिमेक्स एनएफ नहीं खाना चाहते, तो वो सिरप के ऊपर भी शिफ्ट हो सकते हैं। अब हम आ जाते हैं इसके साइड इफेक्ट के ऊपर। साइड इफेक्ट्स का ना होने के बराबर है। अभी तक कोई ऐसी स्टडी इंटरेस्टेड रिपोर्ट नहीं हुई है कि जिसके अंदर इसका कोई साइड इफेक्ट रिपोर्ट हो। हाँ, अगर डोज एक्स्ट्रा हो जाती है, डोज ज़्यादा हो जाती है, मैक्सिमम साइड के ऊपर हम चले जाते हैं डोज के अंदर, तो वहाँ पे हम इसके साइड इफेक्ट्स के अंदर एब्डोमिनल डिस्टेंशन एक छोटा सा प्रोसेस है जो कि आ सकता है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन या फिर मोशन, एक आध मोशन होगा, बॉडी जितना रखना होगा अपने पास अमीनो एसिड को उतना एब्जॉर्ब करेगी, वरना फ्लश कर देगी बॉडी आपके अंदर। अब आ जाते हैं हम डोजेज के ऊपर। एडल्ट के अंदर 5 to 10 मिलीग्राम ml 5 to 10 ml पर डे के अंदर हम रिकमेंड करते हैं एज पर द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। अगर उसको स्ट्रोक का पेशेंट है तो 10 ml हम रिकमेंड करते हैं, अगर वो न्यूरल हेल्थ के लिए ले रहा है तो 5 ml इज एनफ। पीड्स के अंदर हम इसको डे फर्स्ट से दे सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऐसी कोई इंग्रेडिएंट नहीं है, क्योंकि तमाम इंग्रेडिएंट जो इसके अंदर मौजूद हैं वो आपकी नॉर्मल बॉडी का पार्ट है, ऑलरेडी आपकी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, तो इसका कोई साइड इफेक्ट या इस टाइप का कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। तो पीड्स के अंदर भी हम इसको ईजिली दे सकते हैं। पीड्स में डोज क्या होगी? पीड्स में डोज ये है 20 मिलीग्राम पर kg पर बॉडी वेट के हिसाब से हम उसको देंगे। अगर फॉर सपोज बेबी 10 kg का है या 5 kg का है बेबी, तो अगर 20 मिलीग्राम लेते हैं तो 100 मिलीग्राम ml उसको देना होगा। कंपटीशन के अंदर हम आ जाए, कंपटीशन अभी तक इसका कोई एज सच कोई भी नहीं है, क्योंकि मोस्टली हमने देखा है कि इसके अंदर अभी तक जो मौजूद हैं वो अनोन फॉर्म में मौजूद हैं, या तो जिंको के साथ कोलिन मौजूद है या एस्ट्राइलकानिडीन के साथ कोलिन मौजूद है। इतना बड़ा कंपोजिशन ये हम लोग फर्स्ट टाइम लॉन्च करने जा रहे हैं पाकिस्तान में। जहाँ तक बात रही क्वालिटी की, अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते हैं कि क्वालिटी और स्टैंडर्ड को मेंटेन रखें, और कॉस्ट भी इसकी नॉर्मल साइड के ऊपर मौजूद। थैंक यू वेरी मच।